लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जसपाल सिंह आपको मैथ पढ़ाऊँगा। मैथ विधिवत रूप से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जैसा आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर भी मेरी विधिवत क्लास आती रहेगी। आज मैथ की पहली क्लास होगी और पहली क्लास नंबर सिस्टम की रहेगी। जैसा कि हम नंबर सिस्टम या जिसे हम कहें संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो चीज़ें कैसे, पहले हम लोग इस बेसिक को चीज़ों को समझते हैं कि नंबर सिस्टम को कैसे समझा जाए, कैसे कैसे आप लोगों को नंबरों के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये क्लास कंप्लीट जब हो जाएगी तब आप लोगों को इस पर एक टेस्ट भी कराएंगे। उसमें आप लोगों को लाइव लेकर भी आऊँगा और वैसे भी PDF के माध्यम से भी विधिवत रूप से इसे कराता रहूँगा मैं। आज नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और नंबर सिस्टम में प्यारे बच्चों एक बात आप लोगों को समझना है कि संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कैसे कैसे हम लोग डिफाइन करें। और एक बात और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी होगी कि हम लोग एक नॉर्मल वे पर जान पाएँ कि संख्याएं किस किस वे पर, किस किस चीज़ों पर, कहाँ कहाँ तक इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग समझेंगे कि हम लोग संख्याओं में पहला प्राकृतिक संख्या, प्यारे बच्चों पहले आप लोग ये देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, प्राकृतिक नंबर होते क्या हैं। जो नेचुरली प्राकृतिक जो नंबर हमको दिए हैं वो क्या होते हैं। तो देखो पहली प्राकृतिक संख्या 1, दूसरी प्राकृतिक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे पास कुल मिलाकर 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आपको सर बाकी संख्या क्या होती है, तो टोटल होती प्राकृतिक है, लेकिन जो मुख्यतः हम लोग वर्क करते हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही करते हैं। इसी को अगर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पर जो सवाल तैयार होते हैं वो सवाल इस तरह से तैयार होगा, 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहला सवाल यहां से बनता है कि 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। हम अगर नॉर्मल प्राकृतिक का योग निकालने का प्रयास करें तो 1 में 2 जोड़ना है, 2 में 3 जोड़ना है, 3 में 4 जोड़ना है, 4 में 5 जोड़ना है, 5 में 6 जोड़ना है, 6 में 7 जोड़ना है। और ऐसे अगर बच्चों अगर आप लोग काम करेंगे तो भाई जोड़ने में हमको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। अगर 1 से लेकर 50 तक पूछ लिया जाए तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो हम लोग इसे कुछ माध्यम से थोड़ा निकालने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का हमको योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है, तो आपके लिए बच्चे एक फॉर्मूला रहेगा n + 1/2। आप कह रहे हो सर ये n क्या है, तो एक n हमारा जो है वो लास्टवा पद यानी अंतिम पद होता है, और अंतिम पद की हम अगर बात करें तो अंतिम पद हमारा ये 50 है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो m का मान है वो हमारा कितना है, 50 है। अब हमें इस सब का योग चाहिए, तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। m का मान 50 है तो 50 यहाँ रखा, 50 में 1 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, बटे 2 से ये काटा तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 25 बार कटा। मल्टीपल करें इन दोनों का तो 25 एकड़ 25 हासिल है वो 2 रहेगा, कैरी 2 रहेगा, और 25 पंजे 125 होता है, और 2 उसमें कैरी होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 127। तो सबका योग जो निकल के आएगा वो 1275 हो जाएगा। देखो अब वही बातें, कितनी बड़ी बातें बड़ी छोटी हो गई, बस इस माध्यम से कि अगर आप बच्चों ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर पता है कि n + 1/2 सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। अब इसके बाद बच्चों एक नई बात और उत्पन्न होती है, प्राकृतिक को हम जान गए। अब प्राकृतिक मतलब कुछ शब्द तो है, अंक कोई तो है, बदलाव आता है। वो बदलाव ये आया, इस प्राकृतिक संख्या से एक नया शब्द बना पूर्ण संख्या।
प्राकृतिक संख्याओं से एक नया शब्द निकल के आया, पूर्ण संख्या। बच्चों, इन पूर्ण संख्याओं को हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल कहते हैं संपूर्ण। तो सवाल यहाँ से ये उठने लगा कि प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होंगी, लेकिन जाने की पूर्ण संख्या क्या है, तभी हम लोग इन चीजों को पहचान पाएंगे। तो बेटा, पहली पूर्ण संख्या 0 होती है। अब आप ये कहोगे कि सर प्राकृतिक तो 0 से शुरू नहीं थी, अब ये 0 से शुरू हुई। अब जब 0 था ही नहीं हमारे पास, तो हम पहले गणनाएं कैसे करते थे? तो सिंपल सी बात ये है कि पहले की जो जितनी भी गणनाएं अगर 0 के रूप में थी, वो सब हिंदी के माध्यम से लिखी जाया करती थी। अब सवाल आपसे कभी पूछे कि पहली पूर्ण संख्या कौन सी है, तो बच्चों आप सब लोगों का जवाब ये आना चाहिए कि पहली पूर्ण संख्या हमारी 0 है। अब 0 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बेटा हमारी हो गई सारी पूर्ण संख्या। अब अगर एग्जाम के हिसाब से सोचा जाए कि सर इस पर सवाल कैसे बनते हैं, सवाल का मोमेंट कैसा रहता है बनने का पूर्ण संख्याओं से, तो एक बार यूपी टेट ने एक सवाल पूछा था कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग। देखो, समस्या सेम थी। उसने पिछले सवाल में हमसे ये पूछा था कि 1 से लेकर 50 तक कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। यहाँ उसने कहा कि शुरू की जो 15 पूर्ण संख्याएं हैं उनका योग निकालना है। और अधिकतर बच्चों को, जहाँ तक मैंने था, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझाया भी था, पर समस्या ये आती है कि बच्चे अक्सर करके इसमें गलती करते हैं। प्रथम दोनों के लिए अगर हम बात करें तो दोनों के लिए फॉर्मूला बेटा बिल्कुल सेम है। बस समझना क्या होगा आप लोगों को, समझना क्या है बेटा कि हम लोग ऐसे नंबरों में गड़बड़ कर जाते हैं। वो गड़बड़ क्या होती है कि फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, पूर्ण का भी प्राकृतिक का भी। अब जब सेम है तो सर आप कहोगे सर उस तरीके से हम ही निकाल देंगे। अभी यहाँ n का मान रख देंगे 15 तो सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन बेटा इससे सवाल गलत आएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहली पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। 0 किसी भी संख्या में अगर जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो वो संख्या वही प्राप्त हो जाती है। जैसे अब 0 जोड़ दिया, जैसे मैं मान लो 1 में मैंने 0 जोड़ा, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 1 ही मिलेगा। अगर 1 में से 0 घटा दिए तो क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हम लोग प्रथम 15 का निकालें तो बेटा इसमें 0 भी सम्मिलित होगा। अब जब 0 सम्मिलित होगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि 0 सम्मिलित होने पर 0 सम्मिलित तो होगा पर वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 0 जोड़ने पर संख्या पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेटा जो n का मान है वो आपका कितना रह जाएगा? n का मान जो रहेगा तो बेटा रहेगा आपका 14। और अगर सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा सबके लिए, और n का मान बेटा 14 है। तो 14 और 14 में 1 जुड़ा तो 15 बटे 2, 2 से ये 7 बार कटेगा, 15 से 105। तो सभी संख्या का जो योग निकल के आएगा 15 को बेटा आएगा 105। अब देखो इस पर 2 सवाल हो बनते हैं। आप लोग 2 सवाल कैसे बने? कभी ये पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? यस या नो? या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हो सकती है? यस या नो? हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो कहने का मीन्स मेरा यही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर हम पूर्ण की बात करें, पूर्ण चीज़ों को समझें, तो देखो थोड़ा सा मैं समझा तब आगे को और अच्छे से समझ में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा पेज को बदलता हूँ। प्राकृतिक को मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 और 9। ये हमारे प्राकृतिक है। एक से लेकर 9 तक। और हमें यहीं पर एक नया शब्द डिफाइन करते हैं तो पूर्ण संख्या। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो बेटा पूर्ण संख्याओं में बता दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। सवाल थ्योरेटिकल अगर कभी बने, भाषा के आधार पर बने, तो पूछता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण में जाएंगी? तो जाएंगी बेटा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की बात की है, यहाँ 0 से लेकर 9 तक की बात की है, तो ये तो पूरा सम्मिलित होगा। लेकिन अगर ये हमसे पूछ लिया जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होगी, तो बेटा कब सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती है। तो इस पर ये दूसरा सवाल कभी कभार भाषा के आधार पर इस तरह के सवाल आप लोगों के पेपर में आ भी जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो सवाल रहता है वो योग पर ज़्यादा रहता है। इसके बाद बेटा जब हम लोग पूर्ण प्राकृतिक को समझ चुके हैं तो यहाँ से दो बातें समझ गए। ये संख्याएं दो जगह बढ़ जाती हैं, संख्याओं का डिवाइडेशन दो जगह बढ़ जाता है। अब आप जानते हो बंटवारा तो सब में होता है, तो यहाँ संख्या पर भी बंटवारा कर दिया। एक होती हैं आपकी सम संख्याएं और दूसरी होती है विषम संख्या। एक होती है सम संख्याएं जिसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, दूसरी होती है विषम संख्या जिसे ऑड नंबर कहते हैं, ऑड विषम। सम की बात करें तो सुबह से ये सिखा दिया जाता है बच्चों को भी, आप सब लोगों को भी, यहाँ पर भी समझना है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं उन संख्याओं को हम लोग कैसी संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, ये सारी संख्या जो होती है वो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या सिंपल सी परिभाषा है, वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या या इवन नंबर कहलाते हैं। लेकिन सवाल पेपर के हिसाब से क्या बनेगा वो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर रखना है, समझना कैसे समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम लोग इस पर एक कंपटीशन के हिसाब से सवाल लें तो 1 से लेकर 30 तक 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योग। 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं को हमें योग निकालना है। अब देखो बात समझना है, मैंने कहा 1 से लेकर 30 तक, इसमें दोनों रूप सम्मिलित हैं। दोनों रूप कैसे? आपको सर विषम संख्या क्या होती है थोड़ा सा इससे भी जानकारी दे दो। विषम संख्या वे संख्या होती है तो 2 से डिवाइड नहीं होती। जैसे 1 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। अगर बात करूं मैं अपने सवाल की तो सवाल हमसे ये कह रहा है सर 1 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। जबकि आप ये जानते हो कि ये पूरा परिवार दिया है, क्या सम और क्या विषम, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है हम लोग ये जान जाएं कि कितनी संख्याएं सम होती हैं और कितनी विषम होती हैं। तो सम संख्याओं को निकालने का सिंपल तरीका है, 1 से लेकर 30 तक कहेगा तो आधी सम होगी और आधी विषम होगी, आधी सम होगी और आधी विषम। तो 30 का आधा बेटा कितना हो जाएगा? 15 होगा। तो जो n का मान है वो 15 आ जाएगा। हमको जो काम करना है वो 15 संख्याओं पर करना है। 15 संख्याओं पर
लेकिन अब आप लोग सम संख्याओं का योग निकालेंगे कैसे, ये बात आप लोगों को यहाँ समझनी है। सम संख्याओं का निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो बड़ा आराम से आप समझेंगे, जिससे चीजें आप लोगों की बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। सम संख्याओं का निकालने का n+1, अगर हमें सम संख्याओं का योग निकालना है बेटा तो सिंपल सा एक बात याद रखना है, n+1। तो देखो n का मान बेटा हम कितना निकाल चुके हैं, n का मान हम लोग निकाल चुके हैं कि सर n का मान 15 है, तो यहाँ योग निकालना है सम का बेटा। बड़ा सिंपल शब्दों में समझना, शुरुआती दौर है, आप बेसिक क्लियर कर लेंगे तो जो मैं पीडीएफ के माध्यम से आप चीज़ों को कराऊंगा तो उसे आप समझने में बड़ा थोड़ी सादगी रहेगी। तो n का मान आप लोगों का है 15 में 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ 16, 16 पंजे 80, यहाँ से 8 करा, और 16 16 और 16 8 24 होता है। तो बेटा सबका योग कितना निकल गया। अब यहाँ से देखो एक बात समझ में आ गई, 1 से लेकर 40 तक पूछे, 1 से लेकर 50 तक पूछे, 1 से लेकर 1000 तक पूछे, यानी कोई भी संख्या अगर इवन पूछता है तो हम बात सिंपल वे में निकाल सकते हैं, और तरीका आप लोगों को बता चुका हूँ, n+1। देखो एक फॉर्मूला उधर रहा, जब प्राकृतिक निकालें जब कूट निकालें, दोनों के लिए बड़ा सेम है, n+1/2 प्राकृतिक के भी था और कूट संख्या के लिए भी। लेकिन जहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब संख्या है, और सम के लिए सिंपल रहता है n+1/1। तो n का मान 15 था, 15 में 1 जोड़ा 16, 16 पंजे 80 और 16 16 और 8 जोड़ दिए तो हो गए 240। तो हम सभी सम संख्या को योग निकालेंगे तो बेटा कितना निकल के आएगा आपका 240 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विषम को लेकर, पेज में बेटा पलट देखता हूँ विषम। अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो जैसा कि मैंने अब तक कभी कराया था कि सर विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 से विभाजन नहीं हो पाता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे अभी बताया था, एक ऐसी संख्या है 2 का भाग देके नहीं जाएगा, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो ऑड रहेंगी, विषम रहेंगी। आप लोगों ने सर की जो लगातार आप लोगों की क्लास रीजनिंग की आ रही है, सर में उसमें एक टॉपिक भी आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण वाला, जिसमें भी आप लोगों के ऑड बहुत पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर उस विषम शब्द का अर्थ अलग होता है कि 4 चीज़ों में अलग कौन सा है, उसे हमें समझाना है। यहाँ जो हम लोग मैथमेटिकल की अपनी मैथ की भाषा में अगर बात करें, मैथ को समझने का प्रयास करें, तो विषम संख्याएँ वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। लेकिन इतनी बात तो हर कोई जानता है, हम लोग सब लोग बचपन से टीचर लोग यही सिखाते हैं कि बच्चे ऑड नंबर कैसे है, इवन नंबर कैसा है, क्या डेफिनेशन है इसकी। लेकिन आज आप लोगों को ये सिखाएंगे कि ये कंपटीशन में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनते हैं उस पर सवाल कैसे बनता है। तो देख लीजिएगा सर, 1 से लेकर 50 तक ही ले लेगा, सिंपल सा एग्जाम्पल। 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग। बेसिक कंसेप्ट है बेटा, शुरुआत का दौर है, आप आराम से इन चीजों को समझेंगे। हम लोग जा रहे हैं 1 से लेकर 50 तक। अगर सिंपल सा होता जोड़ तो हम जोड़ लेते हैं, तो दिमाग का काम नहीं कर पाता अच्छे से। तो कहने का मीन्स मेरा यही है कि 1 से लेकर 50 तक 1 को जोड़ना है, 3 को जोड़ना है, 5 को जोड़ना है, 7 को, और ऐसी संख्या अगर 50 तक दे रखी हो तो बेटा थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी उसने 1 से लेकर 100 तक कह दिया तो और हालत खराब कर देगा। तो कहने का मीन्स मेरा यही है, ये जो 50 है, जिससे कि अभी समय बताया था कि सर 1 से लेकर 30 तक सम संख्याओं का योग अभी सवाल में पूछा गया, ये हमारा 1 से लेकर 50 तक है। तो मैंने अभी बताया था आधी सम होती है और आधी विषम संख्याएं होती हैं। तो बेटा ये जो हमारा लास्ट वाला पद है जिसे हम लोग nवां पद कहते हैं,
50 है, 50 का आधा 25 होगा। तो हम लोग अगर ये कहें कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी विषम संख्या होगी, तो सर आप लोगों का जवाब ये आ जाना चाहिए कि संख्याएं कितनी होगी, 25 होगी। लेकिन उनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो देखो योग कैसे निकालें, बड़ा सिंपल है, विषम का योग निकालना बेटा। केवल आप लोगों को याद रखना है n²। अगर ये n² आप लोगों को याद है तो हम कोई भी इवन नंबर का योग निकालने के लिए अगर कहा जाएगा तो हम दिक्कत नहीं करेंगे। देखो कैसे, आपको ये पता है n का मान 25 निकाल चुके हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, n²। n का यानी 25 और 25 का स्क्वायर की बात करें तो 25 को 2 बार गुणा करना, तो 25 में 25 में बेटा कितना होगा, 625। तो हम किसी भी विषम संख्याओं को हम आराम से इन फॉर्मूले के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। बेटा देखो संख्याएं बढ़ती जाएगी, चलता जाएगा मैटर ऐसे ही। आगे का पेज बदलते हैं, जैसा कि उसमें लिखा है कि हम लोगों ने सम पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया, प्राकृतिक पढ़ ली, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली। अब इसके बाद एक नया शब्द जनरेट होता है। वो नया शब्द ये, एक शब्द होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। एक होता है भाज्य और दूसरा होता है अभाज्य। अगर हम लोग भाज्य अभाज्य की बात करें तो देखो सिंपल भाषा ये है कि सिंपल भाषा ये है कि भाज्य होता क्या है। तो भाजक उन संख्या को कहते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है जिसका विभाजन हो जाता है, और जिसका विभाजन ना हो पाए वो संख्या हमारी अभाज्य कहलाती है। अभाज्य को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। कई बार ये सवाल भी पूछ लिया गया है कि प्रथम प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे तरह तरह से सवाल पूछते हैं। पहले हम लोग भाज्य को समझते हैं। पहले भाज्य का फॉर्मूला रहता है भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल और प्लस रहता है c²। जैसा कि आप जानते हो, अभी मैं बताया था कि भाज्य तो वो संख्या होती हैं जिनका विभाजन हो जाता है। भाजक, भागफल, शेषफल, ये सारी बातें अब यहाँ समझ लीजिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाते हैं। सर भाजक क्या होता है, दूसरा भाज्य क्या होता है, तो सारी बातें यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। देखो कोई भी सिंपल सा एक भाग करते हैं, सिंपल सा भाग लिया हमने, हम भाग कर रहे हैं 144 में, ऐसे मान लो 12 का भाग करना है। 144 में अगर 12 का भाग करें तो 144 हमारी जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो संख्या हमारी भाज्य है। जिसका डिजिबल हो यानी जिसका भाग चला जाए, जिसमें भाग हम देने जा रहे हैं उस संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य कहते हैं। जिसके द्वारा दिया जाता है इसे हम लोग भाजक कहते हैं। भाजक कहें या दूसरी भाषा में इसे विभाजक भी कहते हैं। दूसरी भाषा में इसे हम विभाजक भी, इंग्लिश में कहेंगे तो डिवाइड करने वाला, बांटने वाला। तो देखो अगर जिस संख्या में भाग देंगे वो भाज्य कहलाएगी, जिसके द्वारा दिया जाएगा वो भाजक, या दूसरी भाषा में तो विभाजक कहलाएगा, जिसे हम लोग डिवाइडर भी कहते हैं। डिवाइड यानी अलग अलग करने वाला। ऊपर बचेगा वो भागफल होगा और नीचे बचेगा वो शेषफल। इस तरह से हम लोग जान पाएंगे। जब हम लोग इसे समझाएंगे कैसे कैसे सवाल आएंगे, उस हिसाब से आप लोगों की बाकी क्लास ली जाएगी। इससे आगे थोड़ा सा और आगे समझते हैं। मैं लीड करने वाला है वो तो सवाल हम लोग जब PDF लेके आऊँगा मैं, तब आप लोगों को बड़ा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग इस अभाज्य को समझते हैं। अभाज्य वे संख्याएं होती हैं, सीधा सीधा अर्थ है, तो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे।
एक बार इस बात को फिर समझने का प्रयास करना। अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा, स्वयं का मीन्स जैसे कुछ कहते हैं कि साहब एक से भी है, तो बेटा एक जो होता है वो स्वयं ही सम्मिलित हो जाता है, स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी आपकी, 2। अब आप ये दिमाग लगा रहे होंगे कि सर आपने तो प्राकृतिक संख्या बताई थी 1 से शुरू होता है, लेकिन प्रथम अभाज्य संख्या 1 कौन काटेगा, 1 भी तो स्वयं के अलावा। तो एक ऐसा प्राकृतिक नंबर है जो सबके साथ रहता है और सबका विकास भी करता रहता है। तो कहने का मीन्स ये है कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्या है वो हमारी कौन सी है, 2। तो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजन इसका नहीं हो पाता है। 2 के बाद बेटा 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जिनका स्वयं के अलावा कोई विभाजन नहीं हो पाएगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याएं बेटा कहते हैं। अब देखो सवाल कैसे कैसे बनते हैं। सवाल की अगर हम बात करें, देखो सवाल समझना बड़ा सिंपल है। पहली बार पूछा जाता है प्रथम अभाज्य संख्या, तो भी आप लोगों का जवाब क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। कभी पूछे लघुत्तम अभाज्य संख्या, तो भी बेटा जवाब क्या दोगे आप लोग, 2 ही दोगे। प्रथम अभाज्य कहे, लघुत्तम अभाज्य कहे और कहे समअभाज्य कितनी होंगी, तो बेटा इसका भी आंसर कितना आना चाहिए। एक बार यूपी टेट ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल इतना बच्चों को कंफ्यूजन किया इस अभाज्य ने, बड़ा ही परेशान। देखो कैसे, अगर हम लोग सम अभाज्य का है तो भी 2 होगा, तो देखो सम अभाज्य हो गया, सबसे 2 प्रथम का है तो 2, लघुत्तम पूछे तो 2, समअभाज्य का है 2, सबसे छोटी का है तो 2। लेकिन एक बार यूपी टेट ने सवाल पूछा था सबसे ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे ऋणोत्तर अभाज्य संख्या। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि सब ऋणोत्तर का भी नेगेटिव होता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। ऋणोत्तर का भी उसका जो सेंस कहने का था वो सबसे छोटी अभाज्य का ही था, तो बेटा इसका भी जवाब क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। इस अभाज्य पर इतने सवाल बनते हैं। पिछला जो यूपी टेट हुआ भी है उसमें एक सवाल पूछा गया था इसी को लेकर, थोड़ा सा और बता दें। थोड़ा आगे ले जाए इस चीज को।